नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी के मॉक टेस्ट 15 में जो है आज हम लोग अति संभावित 30 प्रश्नों का व्याख्या सहित हल करेंगे, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है। एक चीज़ आपको समझनी होगी कि अगर मैं ये मॉक टेस्ट ये कहता हूँ कि ये रिव्यू ऑफिसर के लिए है, तो आपको ये भी देखना होगा कि जो प्रश्न हैं वो खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी पीसीएस सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसलिए जो है जितने लोग भी जो है राज्य स्तरीय परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, सभी को जो है ये मॉक टेस्ट नियमित रूप से फॉलो करना चाहिए। साथियों, अगर आप आरओ परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप एक गंभीर अभ्यर्थी हैं, तो आप हमारे इस क्रैश कोर्स प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसमें कुल 11 फुल टेस्ट आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं और करंट अफेयर्स के 9 टेस्ट। इस तरह से आपको कुल 20 टेस्ट दिए जाते हैं, जिसकी पीडीएफ फाइल आपको मिलती है। ऑनलाइन एग्ज़ाम देने की, ऑनलाइन टेस्ट देने की आपको सुविधा मिलती है, जिससे आप बिल्कुल परीक्षा कक्ष जैसा माहौल महसूस कर सकें। तो आपके सामने हमारे क्रैश कोर्स के टेस्ट सीरीज की एक डेमो पीडीएफ की फ़ाइल आपके सामने खुली है। इसी तरह से आपको जो है सारी पीडीएफ जो मैंने आपको बताया दी जाती है। सभी प्रश्न उनके जो है बाइलिंगुअल उनका ट्रांसलेशन, यानी जो है हिंदी इंग्लिश में प्रश्न होते हैं, लेकिन व्याख्या जो है संपूर्ण उसकी हिंदी में होती है। प्रश्न का उत्तर देने के साथ ही में उसके बारे में जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जो भी कंटेंट उस टॉपिक को क्लियर करने के लिए आवश्यक हैं, वो जो है व्याख्या में लिख दी जाती हैं, जो आप देख सकते हैं। इसी प्रकार जो है आपको सभी टेस्ट जो आप देंगे ऑनलाइन, उसकी पीडीएफ दी जाएगी। तो आप ये कह सकते हैं कि आपको जो है क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में पूरा का पूरा नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है इस क्रैश कोर्स के माध्यम से। तो सबसे पहले आप हमारे इस डेमो टेस्ट की पीडीएफ फाइल को प्राप्त करें। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ ही पिन कमेंट में दिया हुआ है। अगर आपको कोई असुविधा है, आप उसको नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो आप 9506742546 पर कॉल करके मांग सकते हैं। और अगर आप हमारे क्रैश कोर्स से जुड़ना चाहें, तो आप ज्वाइन आरओ लिखकर इसी नंबर पर व्हाट्सएप से भेज दीजिए। आपको क्रैश कोर्स से जुड़ने से संबंधित समस्त जानकारी रिप्लाई में दे दी जाएगी। कम से कम समय में सेलेक्टेड मटेरियल के साथ, टारगेटेड अध्ययन सामग्री के साथ और अति संभावित प्रश्न श्रृंखला के माध्यम से आरओ परीक्षा की तैयारी के लिए इससे बेहतर विकल्प शायद ही कहीं उपलब्ध है। अतः अपना निर्णय शीघ्र लें और इस क्रैश कोर्स प्रोग्राम से जुड़ें। पहला प्रश्न देख लेते हैं। तत्सम और तद्भव की दृष्टि से एक वर्ग इसमें से अशुद्ध है। कौन सा वर्ग अशुद्ध है, ये हमको देखना है। तो नकुल जो है तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होता है? नेवला होता है, बिल्कुल ठीक दिया हुआ है। निशी का जो है तद्भव निशी होता है, ये भी सही है। परीक्षा का पारखी क्या ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं होता। परीक्षा के लिए जो है तद्भव शब्द क्या है? परख है, परख। अगर यहाँ परख लिखा होता तो ये सही होता। और प्रतिर्छाया का परछाई, ये भी जो है बिल्कुल सही दिया हुआ। इस तरह से सी ऑप्शन जो है यहाँ पर गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। परश्व शब्द का तद्भव रूप क्या है? इसका जो है सबसे उपयुक्त जो है तद्भव रूप क्या होगा? तो परश्व जो शब्द है, ये परसों जो है तद्भव शब्द के लिए तत्सम का कार्य करता है। अगला प्रश्न। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग इसमें से अशुद्ध है, उसकी हमको पहचान करनी है। तो इसमें अगर हम देखें, सीधे हम उत्तर पे ही आते हैं। आप देख सकते हैं सी ऑप्शन को, असीम, अपार, और इसमें एक शब्द जुड़ा हुआ है अपवाद, जो इससे बिल्कुल भी मेल नहीं खाता है। तो यही वर्ग जो है इसमें अशुद्ध है। अब इसकी व्याख्या से बाकी चीज़ों को समझते हैं। असीम, अपार, अपरिमित, बेहद, निःसीम, बेहिसाब इत्यादि जो है समान अर्थ रखने वाले, यानी परस्पर जो है समान अर्थ रखने वाले समानार्थी या पर्यायवाची शब्द हैं। परंतु इस वर्ग में अपवाद शब्द जो है दिया गया है, जो मेल नहीं खाता है। तो अपवाद और उसकी तरह के समानार्थी शब्द कौन से हैं? अपवश, अपकीर्ति, अपवाद, निंदा, बदनामी, अकीर्ति, ये सभी जो है आपस में समानार्थी शब्द हैं। अगला प्रश्न। अतिरिक्त का पर्यायवाची शब्द इसमें से हमको चुनना है। तो अतिरिक्त का पर्यायवाची शब्द क्या हो सकता है? अलग हो सकता है, पृथक भी हो सकता है और भिन्न भी हो सकता है। यानी अलग, भिन्न और पृथक, ये तीनों ही जो है अतिरिक्त के पर्यायवाची शब्द हैं। इसलिए इसमें से तीनों ही जो है शब्द सही होंगे। अगला प्रश्न लेते हैं। यहाँ पर जो है दो कथन दिए हुए हैं, जिसमें दो दो शब्द दिए हुए हैं, और उनका जो है हमको समानार्थी की दृष्टि से जो है देखना है कि क्या वह सही है या नहीं है।
अकूत का क्या अर्थ होता है? बिना अंदाज, यानी जिसका जो है कोई था ना लगाई जा सके। जैसे कहते हैं अकूत धन संपदा, यानी उसके पास जो है इतनी धन संपदा है जिसका हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं। तो ये जो है बिल्कुल सही दिया हुआ है समान अर्थों में। आकूत का अर्थ होता है अभिप्राय, तो पहला जो है ऑप्शन तो आपका करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं। अरि, अरि जो है किसके लिए प्रयोग किया जाता है? अरि जो है शब्द ये जिसका अर्थ होता है शत्रु, और अगर यहीं पर बड़ी की मात्रा का प्रयोग हो जाए, अरि हो जाए, तो इसका क्या हो जाएगा? संबोधन हो जाएगा। यानी अरि का संबोधन और अरि का शत्रु नहीं होता है। ये जो है उल्टे लिखे हुए हैं, तो इस तरह से दो गलत हैं, यानी इसमें ए ऑप्शन सही होगा। केवल एक यानी पहला युग्म ही इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निर्वासित शब्द किस वाक्यांश हेतु प्रयुक्त होगा? तो निर्वासित का अर्थ क्या है? जिसे बाहर निकाल दिया गया है, यानी जिसे कहीं से निकाल दिया गया हो, हटा दिया गया हो, उसका वास से उसको दूर कर दिया गया हो, उसके लिए जो है निर्वासित शब्द का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न। विपरीत शब्द का विपरीतार्थी क्या है? तो विपरीत का अर्थ क्या होता है? विपरीत का मतलब विलोम होता है। हम लोग प्रयोग भी करते हैं ना कि इसका विपरीतार्थक शब्द क्या है। तो विपरीत का समानार्थी क्या होता है? विलोम होता है। लेकिन हमको इसमें विपरीत का जो है विपरीतार्थी पूछा है, यानी उसका भी उल्टा पूछा है। तो विपरीत यानी उल्टा अर्थ देने वाला, और समानार्थी यानी समान अर्थ देने वाला। तो सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा। समान अर्थ रखने वाले शब्द जो है समानार्थी और पर्यायवाची भी कहलाते हैं, ये आप जानते हैं। अगला प्रश्न। चल शब्द का विलोम बनाने के लिए इसमें से कौन सा उपसर्ग जोड़ा जाएगा? तो इसके लिए हमको जो है चल शब्द का विलोम भी पता होना चाहिए। तो चल का जो है विलोम क्या होता है? अचल होता है। तो अगर हम इसमें आ उपसर्ग जोड़ दें तो ये क्या बन जाएगा? इसका विलोम बन जाएगा, यानी बी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। आ उपसर्ग लगाकर कई सारे जो है विलोम शब्द बनाए जाते हैं। कुछ जो है उदाहरण देखते हैं। जैसे चेतन में आ जोड़ने पर अचेतन हो जाता है, जो कि विलोम है। इसी प्रकार से छूत से अछूत, था से अथा, ग्राह्य से अग्राह्य और क्षर से अक्षर। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? यानी जो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द इसमें से कौन सा है? तो आधीन आप जानते हैं बिल्कुल गलत है। इसका सही वर्तनी क्या होती है? अधीन होती है। यहाँ पर बड़े आ का प्रयोग नहीं होता है। अगला अत्याधिक, यहाँ पर भी जो है अतिरिक्त आ का प्रयोग किया गया है यहाँ पर, जो कि गलत है, यानी ये भी जो है सही नहीं है, इसकी भी वर्तनी अशुद्ध है। फिर वापस की जगह वापस होता है, तो इनमें से कोई भी वर्तनी की दृष्टि से सही नहीं है। अधीन को अधीन लिखते हैं इस तरह से। अत्याधिक की जगह अत्यधिक शब्द का प्रयोग किया जाता है, और वापस की जगह शुद्ध वर्तनी क्या लिखेंगे? वापस। अगला प्रश्न है जिसमें दिया हुआ है प्रातःकाल। तो प्रातःकाल में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो प्रातःकाल का शुद्ध क्या होना चाहिए, ये हमको पता होना चाहिए। प्रातःकाल ये जो है इसका शुद्ध रूप होता है। तो यहाँ पर क्या कमी है? यहाँ पर विसर्ग का लोप कर दिया गया, यानी विसर्ग संबंधी अशुद्धि इसमें है। कुछ विसर्ग संबंधी और अशुद्धियों को देखते हैं। जैसे दुख को जो है दुख इस तरह से लिखते हैं। अधोपतन को अधःपतन, अंतकरण को अंतःकरण लिखना चाहिए। निसंदेह को निसंदेह, अतः एव को जो है अतएव लिखना चाहिए। निकंटक की जगह निष्कंटक शब्द सही होता है, और निश्वास की जगह निश्वास सही होता है। तो ये सभी जो है विसर्ग लगाने या ना लगाने की वजह से जो है उत्पन्न त्रुटियां हैं, अशुद्धियां हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। विशेष के बाद आने वाला विशेषण क्या कहलाता है? बहुत ही आसान प्रश्न है। तो विशेष के बाद जो विशेषण आते हैं उनको हम क्या कहते हैं? विधेय विशेषण कहते हैं। तो विशेष के पूर्व अगर कोई विशेषण आता है तो उसको हम क्या कहते हैं? विशेष्य विशेषण कहते हैं। और वहीं पर अगर विशेष के बाद कोई विशेषण आता है तो उसको हम विधेय विशेषण कहते हैं। ये जो है दोनों में अंतर हो गया। एक उदाहरण से इसको समझते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है मेरा पुत्र आलसी है। यहाँ पर पुत्र का है क्या है? पुत्र एक विशेष्य है, और उसके बाद जो है विशेषण आ रहा है आलसी, यानी आलसी जो है उसकी विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण है। तो यहाँ आलसी शब्द अपने विशेष के बाद आता है, अतः ये कैसा है? विधेय विशेषण का उदाहरण है। तो एक तीसरे तरह का भी जो है विशेषण होता है जिसको हम क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं।
तो विशेषण की भी विशेषता बतलाने वाले शब्द जो है प्रविशेषण कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्रमशः विशेष्य विशेषण की दृष्टि से एक वर्ग अशुद्ध है। यानी यहाँ पर क्रमशः का क्या अर्थ है कि पहला जो आपके सामने जो है शब्द होगा वो क्या होना चाहिए, विशेष्य होना चाहिए, और उसके बाद वाला यानी जो दूसरा शब्द लिखा है उसके युग्म में वो विशेषण होना चाहिए। तो इसको जो है आपको बारीकी से चेक करना पड़ेगा। पहला क्या है, कथन, तो कथन का जो है विशेषण क्या होगा, कथित होगा, ये युग्म सही है। अनुराग जो है एक विशेषज्ञ है और उसका विशेषण अनुरक्त होगा, ये भी सही है। गुलाबी जो है क्या है, गुलाबी जो है विशेष नहीं है, गुलाबी क्या है, विशेषण है, और इसका विशेष क्या होता है, गुलाब होता है, इसलिए इसका युग्म गलत है। पहले गुलाब लिखा होना चाहिए था, उसके बाद गुलाबी लिखा होना चाहिए था, तो जो है सी ऑप्शन जो है अशुद्ध है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किन ऋषियों को संयुक्त रूप से मुनि त्रय की संज्ञा दी गई है। तो मुनि त्रय जो है कहा जाता है, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। इन तीनों ऋषियों को या मुनियों को एक साथ जो है मुनि त्रय की उपाधि या संज्ञा दी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक पुस्तक के बारे में जो है 4 कथन दिए हैं, उनके विवरण को बताने के लिए वो पुस्तक कौन सी है उसको हमको यहाँ पर पहचानना है। तो यह 1149-50 में राजा जय सिंह के समय में पूर्ण की गई। इसमें कुल 8 अध्याय हैं और लगभग 8000 श्लोक हैं। इसमें वर्णित अंतिम राजा जय सिंह हैं और इसके लेखक जो है हर्ष के आश्रित कवि थे। तो ये जो है किससे संबंधित हो सकता है ये हमको देखना है। तो सबसे पहले जो है आपका ध्यान यहाँ पर जाना चाहिए हर्ष के बारे में। तो हर्ष के दरबार में जो है कौन रहते थे, कल्हड़ रहते थे जो उनके आश्रित कवि थे। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन सही होगा। कल्हड़ की राजत रंगड़ी जो है ये इस सारे विवरण से मेल खाती है। अगला प्रश्न, बेरिंग जल संधि किन 2 देशों के बीच है। तो बेरिंग जल संधि आप जानते हैं कि उत्तरी अमेरिका को जो है एशिया से अलग करता है। तो बेरिंग जल संधि जो है अलास्का और रूस के मध्य है, यानी अलास्का और रूस को ये अलग करती है। बेरिंग जल संधि या जलडमरू मध्य अलास्का रूस के बीच की है। ये बेरिंग सागर और चुक्सी सागर को जोड़ती है। प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि ये किन 2 सागरों को जोड़ती है। ओमान और ईरान के बीच कौन सी जल संधि पाई जाती है, हारमज या हारमुज भी कहीं कहीं लिखा रहता है। तो हारमज जल संधि जो है ओमान और ईरान के बीच है। मैक्सिको और क्यूबा के बीच जो है युकाटान जल संधि है। संयुक्त राज्य अमेरिका और क्यूबा के मध्य जो है फ्लोरिडा जल संधि है। अगला प्रश्न देखते हैं, एकांकागुआ किस पर्वत की सर्वोच्च चोटी का नाम है। तो एकांकागुआ जो है आपके सामने 4 ऑप्शन है, आल्पस, रॉकी, एंडीज और यूराल। थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग जरूर लग रहा होगा, लेकिन अगर आपने भूगोल को पढ़ा है तो आप जो है निश्चित रूप से इस प्रश्न का सही उत्तर दे पाएंगे। एकांकागुआ जो है एंडीज पर्वत की जो है सर्वोच्च चोटी है। तो पर्वतों के नाम, स्थिति और उनकी सर्वोच्च चोटी को देखते हैं क्रम से। सबसे पहले हम बात करते हैं आल्पस की। तो ये कहाँ पर है, मध्य यूरोप में स्थित है और माउंट ब्लैंक जो है इसकी सर्वोच्च चोटी का नाम है। रॉकी पर्वतमाला ये उत्तरी अमेरिका की जो है पर्वतमाला है और इसकी सबसे जो है ऊंची चोटी जो है वो माउंट अल्बर्ट है। एंडीज पर्वतमाला जो इस प्रश्न में पूछा गया था दक्षिण अमेरिका में स्थित है और ये एकांकागुआ जो है इसकी सर्वोच्च चोटी है। यूराल पर्वतमाला एशिया और यूरोप के मध्य पड़ती है और गोराने रोडनाया जो है इसकी सर्वोच्च चोटी का नाम है। अगला प्रश्न बहुत ही आसान है, नीति आयोग कब अस्तित्व में आया था। तो नीति आयोग जो है अस्तित्व में आया था 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से ये योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना कर दी गई थी। यह एक परामर्शदात्री संविधानेतर संस्था है। नीति का पूरा नाम क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और इसके अध्यक्ष जो है भारत के प्रधानमंत्री पदेन रूप से होते हैं। वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष कौन है, डॉक्टर राजीव कुमार हैं।
पूर्णकालिक सदस्य कौन हैं? श्री वी.के. सारस्वत, प्रोफेसर रमेश चंद्र और डॉक्टर वी.के. पाल। ये जो है नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्यों के नाम है। पदेन सदस्य कौन होते हैं? पदेन सदस्य जो है कि मतलब जब भी रक्षा मंत्री, गृह मंत्री जो है इसके पदेन सदस्य होंगे। इसमें ज़रूरी नहीं कि राजनाथ सिंह हमेशा बने रहेंगे, जब कोई अगला रक्षा मंत्री आएगा तो वो इसका जो है ऑटोमेटिक सदस्य हो जाएगा। तो वर्तमान स्थिति में श्री राजनाथ सिंह जो है रक्षा मंत्री हैं जो पदेन सदस्य हैं, श्री अमित शाह गृह मंत्री, श्रीमती निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री और कारपोरेट कार्य मंत्री हैं जो, और श्री नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अप्रत्यक्ष कर क्या है? यानी इन करों में से इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा है? तो इसमें से हम देखते हैं सेवा कर या सर्विस टैक्स जो है ये हमारा जो है इनडायरेक्ट टैक्स है। सभी बाकी आयकर, निगम कर और संपत्ति कर जो है ये सभी डायरेक्ट टैक्सेज हैं। आयकर, संपत्ति कर, निगम कर, ब्याज कर, अनुषंगी लाभ कर, प्रतिभूति लेन देन कर, ये सभी प्रत्यक्ष करों में आते हैं। और अप्रत्यक्ष करों में उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, सेवा कर और बिक्री कर आते हैं। अगला प्रश्न, कांच के बर्तन को पैक करने के लिए, अगर कांच का कोई बर्तन है उसको हमको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना है या उसको सुरक्षित रखना है झटकों से बचाने के लिए, तो पहले उसे भूसे अथवा कागज में जो है कागज की कई सारी जो है कतरनों में जो है उसको लपेट दिया जाता है। तो यह न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा अगर आप इसके बारे में सोचेंगे तो निश्चित रूप से जो है इसका उत्तर दे पाएंगे। तो न्यूटन का जो द्वितीय नियम है, जिसको हम संवेग संरक्षण का नियम भी कहते हैं, उसके कारण जो है अगर कांच के बर्तन को भूसे में या कागज के पैकिंग में लपेट दिया जाए तो वो जो है सुरक्षित हो जाता है, टूटने से उसको बचाया जा सकता है। न्यूटन का द्वितीय नियम कहता है कि किसी वस्तु पर कार्य करने वाले बल का मान वस्तु के द्रव्यमान तथा वस्तु में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के समानुपाती होता है, अर्थात बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। ये तो जो है बिल्कुल एक जो है किताबी परिभाषा हो गई। अब इसको जो है थोड़ा सा हम समझते हैं क्योंकि समझना यहाँ पर जरूरी है। किसी भी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है तथा संवेग परिवर्तन की दिशा वही होती है जो बल की दिशा होती है। दूसरे शब्दों में हम इस प्रकार कह सकते हैं कि किसी वस्तु के संवेग में आया हुआ बदलाव उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है तथा समान दिशा में घटित होता है। इसीलिए जो है न्यूटन के द्वितीय नियम को संवेग का नियम या लॉ ऑफ मोमेंटम भी कहा जाता है। इसी तरह का अगर हमको एक और उदाहरण देखना हो तो क्रिकेट खिलाड़ी तेजी से आती हुई गेंद को जब पकड़ते हैं, जब कैच करते हैं, तो अपने हाथ को धीरे से पीछे की ओर खींचते हैं गेंद की ही सीध में, ताकि गेंद का वेग कम किया जा सके और इससे कम चोट लगती है। यही सिद्धांत जो है कांच के बर्तन पे भी लागू होता है। अगर कांच के बर्तन को भूसे में या जो है कागज के कई सारे जो है परतों में लपेट दिया जाएगा, अगर वो कहीं पर गिरता है, हल्का सा गिरता है, तेज गिरेगा तो तब भी टूटने की संभावना रहेगी, लेकिन अगर हल्का गिरेगा तो वो सॉग एब्जॉर्ब कर जाएगा क्योंकि ये जो है संवेग के नियम के अनुसार होगा। तेज घूमती गेंद में उसके वेग के कारण संवेग की मात्रा अधिक होती है, इसीलिए गेंद में काफ़ी बल होता है। गेंद पकड़ के हाथ पीछे खींचने से गेंद में संवेग परिवर्तन की दम कम हो जाती है। इस कारण तेज गति से आ रही गेंद का प्रभाव हाथ पर कम पड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अवतल दर्पण, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉनकेव मिरर कहते हैं। तो कॉनकेव मिरर का उपयोग नहीं है, यहाँ पर समझना है आपको कि यहाँ पर नहीं पूछा गया है। तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, बिल्कुल सही है। गाड़ी की हेडलाइट में भी अवतल दर्पण लगाया जाता है और ENT जो डॉक्टर होते हैं, आँख नाक कान वाले, उनके द्वारा जो है जो लाइट वाली मशीन होती है उसमें भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो सोडियम परावर्तक लैंप है उसमें जो है अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं होता है। सोडियम परावर्तक लैंप में उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर का प्रयोग होता है। इसके अलावा गाड़ी में चालक की सीट के पास पीछे का दृश्य देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब तीनों तरह के दर्पणों के जो है कुछ प्रयोग हम देखते हैं। अवतल दर्पण या कॉनकेव मिरर का जो है उपयोग सोलर कुकर, गाड़ी की हेडलाइट, सर्च लाइट,
तथा ईएनटी के डॉक्टरों द्वारा किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ियों के पृष्ठ दृश्य को देखने के लिए तथा सड़क पर लगे परावर्तक लैंपों में किया जाता है। समतल दर्पण का उपयोग युद्ध के समय बंकर में छिपे सैनिकों, दुश्मनों की गतिविधियों को देखने तथा पनडुब्बी जहाज़ों आदि में किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो संविधान में जो है धन विधेयक की परिभाषा जो है, जो उसके बारे में वर्णन है, वो अनुच्छेद 110 में दिया गया है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 में धन विधेयक संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है तथा अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया। इन दोनों में आपको हमेशा कन्फ्यूजन रहती है, लेकिन यहाँ पर जो है बिल्कुल स्पष्ट समझ लिए कि अगर 109 अनुच्छेद है तो उसमें धन विधेयक संबंधी प्रक्रिया लिखी है, लेकिन अगर केवल परिभाषा की बात करें तो अनुच्छेद 110 में जो है धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। धन विधेयक, जिसको हम मनी बिल्स कहते हैं, इसको 110 में परिभाषित किया गया है तथा उसे संसद से पारित करने की विशेष प्रक्रिया का प्राविधान अनुच्छेद 109 में किया गया है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक से संबंधित निम्न शर्तें बताई गई हैं, यानी इसको किस तरह से परिभाषित किया गया है ये हम देखते हैं। तो कर का अधिरोपण करना हो, कर को हटाना हो, उसको बदलना हो या उसका रेगुलेशन करना हो, विनियमन करना हो, उस दशा में जो है धन विधेयक पारित होगा। भारत की संचित निधि, आकस्मिकता निधि में धन जमा करना हो या निकालना हो तब भी आपको धन विधेयक लाना पड़ेगा। और भारत की संचित निधि से अगर धन का विनियोग करना है तो भी जो है आपको धन विधेयक ही लाना पड़ेगा। किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करने के लिए भी धन विधेयक ही लाना पड़ेगा। परंतु कोई विधेयक केवल निम्न कारणों से धन विधेयक नहीं माना जाएगा। कौन से कारण वो हैं? किसी जुर्माना या अन्य आर्थिक दंड से संबंधित हो, अगर किन्हीं सेवाओं या लाइसेंस की फीसों से संबंधित हो तो ये धन विधेयक नहीं माने जाएंगे। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण अनुच्छेद 110 भाग 3 के तहत लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। लोकसभा अध्यक्ष को ही ये अंतिम अधिकार प्राप्त है कि वो सर्टिफाई करे, प्रमाणित करे कि ये विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं है। अनुच्छेद 117 के तहत धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है। इस प्रकार के विधेयक सरकारी विधेयक होते हैं, अतः इसे केवल मंत्री ही प्रस्तावित करते हैं। धन विधेयक जब लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा में पहुंचता है तो वह ना तो इसमें संशोधन कर सकती है और ना ही इसे खारिज कर सकती है और ना ही इसे 14 दिन से अधिक रोक सकती है। अगर 14 दिन से अधिक रोक लिया तो जो है ये विधेयक जो है स्वतः ही पारित मान लिया जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, लेकिन आप सही उत्तर दे सकते हैं। तो अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, ये राज्यसभा में नहीं जा सकता है। विशेषाधिकार प्रस्ताव दोनों ही सदनों में दिया जा सकता है और स्थगन का प्रस्ताव भी दोनों ही सदनों में दिया जा सकता है। इसके अलावा निंदा प्रस्ताव जो है ये भी जो है केवल और केवल जो है लोकसभा में ही दिया जाता है या लोकसभा में ही जो है प्रस्तावित किया जाता है। तो इस प्रकार से हमारा सही उत्तर क्या है? ए। 1 और 4 यानी अविश्वास प्रस्ताव और निंदा प्रस्ताव, ये दो प्रस्ताव ही लोकसभा में दिए जा सकते हैं। विशेषाधिकार प्रस्ताव या स्थगन प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में लाए जा सकते हैं, जबकि अविश्वास प्रस्ताव और निंदा प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। अगला प्रश्न, सुशासन दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा जारी सुशासन सूचकांक में केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष स्थान पर कौन सा है? सुशासन दिवस कब मनाया जाता है, पहले तो आपको ये जानना जरूरी है। तो सुशासन दिवस जो है 25 दिसंबर को मनाया जाता है। अब इस दिवस पर जो है यानी 2019 में रिसेंट में सुशासन सूचकांक को जारी किया गया था। इसमें केंद्र शासित प्रदेशों में पुडुचेरी ने जो है पहला स्थान यानी शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। सुशासन दिवस यानी गुड गवर्नेंस डे प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को पूरे भारत में मनाया जाता है। इसी दिन पूर्व प्रधानमंत्री
श्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस होता है, उसी को सम्मान देने के लिए, उनको याद करने के लिए, उनके आदर में जो है सुशासन दिवस की स्थापना की गई है। सुशासन दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार ने सुशासन सूचकांक जारी किया था, जिसमें तमिलनाडु राज्यों में प्रथम स्थान पे है और पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेशों में पुडुचेरी शीर्ष स्थान पे। तो यहाँ पर आप तीनों चीज़ नोट कर लीजिए कि राज्यों में जो है तमिलनाडु शीर्ष स्थान पे है, दूसरी कैटेगरी एक और थी उसमें पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्य, क्योंकि वो पिछड़े माने जाते हैं तो उनको जो है एक अलग कैटेगरी में उनका इंडेक्स जारी किया गया था। उन राज्यों में हिमाचल प्रदेश शीर्ष था और केवल केंद्र शासित प्रदेशों में पुडुचेरी शीर्ष स्थान पर था। अगला प्रश्न, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2019 जो लेटेस्ट है, क्योंकि इसके बाद जो है अभी तक इस सूचकांक का जो है 2020 का संस्करण नहीं आया है। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2019 में जो है भारत का स्थान क्या था? तो भारत का स्थान इसमें था 9वां, यानी भारत जो है 9th पोजीशन पर इसमें था। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, जिसको CCPI कहते हैं, ये जो है जर्मन मार्च नामक एक जो है संस्था द्वारा जारी किया जाता है। सूचकांक जो है नवीकरणीय ऊर्जा के शेयर, उत्सर्जन और 57 यूरोपीय और यूरोपीय संघ की जलवायु नीति को मापता है। भारत में प्रति व्यक्ति उत्सर्जन और ऊर्जा उपयोग का स्तर उच्च श्रेणी में 9वें स्थान पर है, जबकि वर्ष 2019 में ये 62.93 अंकों के साथ 11वें स्थान पर था। यहाँ पर थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, यहाँ पर वर्ष 2018 आप इसको मान लीजिए, क्योंकि 2018 की रिपोर्ट 2019 में आई थी, जिसको हम पिछली रिपोर्ट कह सकते हैं, यानी जो करंट रिपोर्ट है इसके पहले रिपोर्ट। तो उसमें जो है भारत 11वें स्थान पे था। अब वाली रिपोर्ट में वो जो है जो आई है, जो 2020 में आई थी, 2019 की रिपोर्ट है, उसमें 9वें स्थान पे है। कोई भी देश सूचकांक में समग्र रूप से सभी सूचकांक श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन नहीं कर पाया है, इसलिए पहले जो है तीनों स्थान जो है रिक्त हैं, यानी 1, 2 और 3, इन तीनों ही स्थानों पर कोई भी देश को नहीं रखा गया है। शुरू के तीनों स्थान रिक्त हैं और पिछली बार भी तीनों स्थान रिक्त थे। तो 3 जो रिक्त स्थान है उसके बाद किसका नंबर आ गया? उसके बाद जो है स्वीडन का नंबर आ गया, जिसने 75.77 अंक प्राप्त करके जो है चौथा स्थान प्राप्त किया है। और वहीं सूचकांक में सबसे खराब प्रदर्शन कर किया है अमेरिका ने, जिसने 18.60 अंक प्राप्त किए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है? तो इसमें से आउटपुट वाले डिवाइस कौन कौन से हैं? सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। प्लाटर आउटपुट डिवाइस होती है, प्रिंटर भी होता है, मॉनिटर भी होता है। ये तीनों ही जो है केवल और केवल जो है आउटपुट डिवाइस वाले हैं। बाकी अन्य में भी विकल्प हैं, लेकिन वो जो है तीनों एक साथ सही नहीं है। स्कैनर, कीबोर्ड, माउस, ये सभी क्या है? इनपुट डिवाइस हैं, जबकि प्लाटर, प्रिंटर, मॉनिटर ये सभी आउटपुट डिवाइस हैं। दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट को पूरा सेलेक्ट करने के लिए, जिसको हम लोग कहते हैं सेलेक्ट ऑल, एक साथ चुनने के लिए हमको किस की का प्रयोग करना होता है? तो डॉक्यूमेंट को पूरा चुनने के लिए कंट्रोल ए का प्रयोग करते हैं। जो लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं आप लोगों में से, वो निश्चित रूप से जानते होंगे कि कंट्रोल ए दबाने से पूरे डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को या मैटर को एक साथ सेलेक्ट किया जा सकता है। अगला प्रश्न, मोटे तौर पर उत्तर प्रदेश की जलवायु को किस प्रकार की है? तो मोटे तौर पर यानी अगर हम एक ब्रॉड सेंस में बात करें तो उत्तर प्रदेश की जलवायु को हम किस में बांटेंगे? उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिक जलवायु हम इसको कह सकते हैं। उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल है और साथ में मानसूनी भी है। धरातलीय विषमताओं, समुद्र तल से दूरी, स्थल खंड की ऊंचाई, समुद्र से ऊंचाई आदि के कारण जलवायु में बदलाव आ जाता है। राज्य में औसत तापमान जनवरी में 12.5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 17.5 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। ये सभी पॉइंट्स आपको नोट करते रहना चाहिए। इस पे जो है छोटे छोटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। 12.5 से लेकर 17.5 तक जो है ये एवरेज जो है तापमान है जनवरी में, और मई जून में यानी ग्रीष्म काल में औसत तापमान 27.5 डिग्री से लेकर 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। राज्य में पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर वर्षा में कमी दर्ज की जाती है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अगर राज्य में आप पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ते जा रहे हैं तो वर्षा में कमी दर्ज होगी। यानी
जो हमारा सबसे कम वर्षा वाला जिला होगा वो कहाँ पर होगा, वो पश्चिम में कहीं स्थित होगा। प्रदेश में 90% वर्षा जो है दक्षिण पश्चिमी मानसून के दौरान होती है। गोरखपुर में प्रदेश की सर्वाधिक वर्षा होती है, 187.4 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है। वहीं मथुरा में जो है सबसे कम वर्षा होती है। प्रदेश की कुल भूमि में जो आर्द्र भूमि है यानी वेटलैंड है वो लगभग 5.15% है, जिसमें सबसे ज़्यादा आर्द्र भूमि वाला जिला कौन सा है, सोनभद्र है, जिसमें आर्द्र भूमि कितनी है, 5.08% है। वर्षा के महीने में राज्य के पूर्वी हिस्से में बाढ़ का एक आवर्ती समस्या है, जिससे फसल, जनजीवन और संपत्ति को भारी नुकसान होता है। जब भी आप जानते हैं ज़्यादा वर्षा होती है तो गोरखपुर जो है और उसके आसपास के जो तराई क्षेत्र हैं वहाँ पर जो है बारिश के कारण जो है बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। मानसून की लगातार विफलता के परिणाम स्वरूप सूखा पड़ता है तथा फसल का नुकसान होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश का पहला गौ अभयारण्य कहाँ बनेगा? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसकी आधारशिला भी रख दी गई है। तो उत्तर प्रदेश का पहला गौ अभयारण्य जो है मिर्जापुर जिले में बनने जा रहा है। 29 जनवरी 2020 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिर्जापुर में प्रदेश के पहले गौ अभयारण्य की आधारशिला रखी है। ये गौ अभयारण्य गोवंश के नस्लों के संरक्षण और संवर्धन करने के लिए मिर्जापुर के हालिया ब्लॉक में स्थित गजरिया ग्राम पंचायत के 27 बीघे भूमि पर बनाया जाएगा। देश का जो पहला गौ अभयारण्य है, क्योंकि जो पहला होता है वो हमेशा पूछा जाता है, वो करंट अफेयर्स से क्या बन जाता है, सामान्य ज्ञान बन जाता है। तो देश का पहला गौ अभयारण्य जो है 27 सितंबर 2017 को मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में सरकार द्वारा स्थापित किया गया और इसका जो उद्घाटन था ये 2017 में हुआ था। आगे चलते हैं, पुस्तकें दी हैं, उनके राइटर्स दिए हैं, इनका आपस में हमको सुमेलन करना है। प्रश्न संख्या 29 में एक एक को पढ़िए और जो है इसको मिलाने का प्रयास करिए। माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज, ये किसने लिखा है? ये जो है ममता बनर्जी ने लिखा है। स्टेट फ्रॉम द हार्ट, ये जो है एक जीवनी है, किसकी? कपिल देव की, जो कपिल देव ने लिखी है। एजलेस बॉडी टेमलेस माइंड, ये दीपक चोपड़ा के द्वारा लिखी गई है। और द साइंस ऑफ भरतनाट्यम, ये लिखी है सरोज वैद्यनाथन ने। तो इस प्रकार से एक जो है पहला ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, नवगठित तेलंगाना राज्य के पहले मुख्यमंत्री होने का गौरव किसने प्राप्त किया है? तो नवगठित तेलंगाना राज्य के जो है पहले मुख्यमंत्री कौन बने? चंद्रशेखर राव। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। 29वें राज्य के रूप में 2 जून 2014 को तेलंगाना अस्तित्व में आया और इसके पहले और दूसरे दोनों ही जो है मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव हैं और ये वर्तमान में भी हैं, दूसरे होने के साथ जो है वर्तमान में भी हैं। और प्रथम राज्यपाल जो है ESL नरसिम्हन थे। 29वें राज्य के रूप में शामिल जरूर हुआ था, लेकिन जब जम्मू कश्मीर को जो है केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया उसके बाद से राज्यों की संख्या भारत में अब कितनी हो गई है? 28 हो गई है। तो दोस्तों इस तरह से हमने जो है आज जो है 30 प्रश्न मॉक टेस्ट के कंप्लीट किए। आज के प्रश्न कुछ अपेक्षाकृत सरल रखने का प्रयास किया है मैंने जो है, जिससे आप लोग थोड़ा जो है रियलिस्टिक फील कर सके, क्योंकि आप लोगों में से कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि जो है प्रश्न सर स्तर बहुत कठिन है, बहुत ज़्यादा टफ है। तो मैंने यही प्रयास किया है कि आपको बहुत टफ भी ना रखें, दोनों का जो है मिक्स रहे, जो है एक मॉडरेट पेपर आपके सामने रहे। लेकिन यहाँ पर जो है आप कितने मार्क्स प्राप्त कर रहे हैं जो है वो बहुत मायने नहीं रखता है। हालांकि वो जो है आपको ज़रूर संतुष्टि देगा। आपको यहाँ पर ज़रूरत ये है कि जो भी आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसको आत्मसात करिए, उसको जो है उसके नोट्स बनाइए और उसको रिवीजन करिए। तभी जो है आप RO में या जो भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें अच्छे से अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।